सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी की वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात कर रहे हैं हम डेली करंट अफेयर शो में 2 जुलाई 2017 की। देखिए आज 2 जुलाई 2017 है और आज का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि हमारी विशेषता ये है कि हम एक एक चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में बात करते हैं ताकि ना सिर्फ आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो बल्कि आपका GK का भी ज्ञान बढ़ता रहे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। पहली खबर है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में मनाया गया और ये मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को इसलिए मनाया जाता है कि भारत के एक बहुत फेमस व्यक्ति जिनका नाम था PS महालनोबिस या फिर प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उनका जन्म दिवस है। और ये PC महालनोबिस जो थे आर्थिक योजना के निर्माण में, जो खासकर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो आर्थिक योजना के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही भारत में सांख्यिकी का भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया सांख्यिकी के लिए, और किस तरह से सांख्यिकी को आम लोगों के जीवन के लिए यूज़ किया जा सकता है ये इन्होंने सिखाया। तो सन 2007 से इनके सम्मान में और युवाओं को इनके बारे में अधिकतर जानकारी मिल सके और इसी के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, महालनोबिस मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये इसका जो मसूदा यानी कि कच्चा चिट्ठा रूपरेखा तैयार जो की गई थी वो PC महालनोबिस यानी कि प्रकाश चंद्र महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी और इसीलिए इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब आपका मैं आज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रश्न ये है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, और ये कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि आखिर वो किस मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश कि हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसके बाद BJP की सरकार बनी, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से उनके द्वारा फैसले किए गए हैं। तो साथ में भी हाल ही में 40 IAS के तबादले उनके द्वारा किए गए और उसके बाद सारी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दिया गया है वहाँ पर। तो राजीव कुमार जी जो है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, राजीव कुमार जी वहाँ के मुख्य सचिव के रूप में बनाए गए हैं। जो राजीव कुमार जी है ये 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में नियुक्त हैं और केंद्र सरकार में ये जहाजरानी विभाग के अंदर केंद्रीय जहाजरानी विभाग जो है उसमें सचिव के तौर पर पदस्थ हैं। तो ये दोबारा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और फिर से उत्तर प्रदेश में ये आ रहे हैं। तो ये खबर इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी अभी हो रहा है ना दोस्तों, वो बहुत ध्यान से आप उसको वॉच कीजिए, देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावनाएं बन रही हैं। अगली खबर की बात करें तो ADB ने भारत में राज्यों के विकास हेतु कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और अभी हाल ही में ये घोषणा की है 10 अरब डॉलर की ये सहायता राशि जो है ADB के द्वारा दी जाएगी। और ये जो सहायता राशि दी जाएगी जो अधोसंरचना विकास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सड़क हुआ, पानी की व्यवस्था हुई, इस प्रकार से ये जो काम होते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत गिने जाते हैं। ADB की बात करें तो ADB का फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक। ध्यान दीजिएगा, एशियाई विकास बैंक ये ADB का फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसकी स्थापना के समय 31 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में बात करें 67 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इन 67 में से जो हैं एशिया के जो हैं, एशिया की बात करें तो एशिया के लगभग 48 देश ऐसे हैं जो एशिया से हैं और पैसिफिक यानी कि जो प्रशांत क्षेत्र है पैसिफिक से जो हैं इसमें 19 देश शामिल हैं। तो कुल मिला के
7 यानी कि 67 देश इसके सदस्य हैं। अब बात करें इसकी जो शुरुआत की गई थी वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर इसको बनाया गया था, और उसी की तर्ज पर इसमें जो है वोट शेयर भी रखा है कि जो इस बैंक में ज़्यादा योगदान देता है उसको ज़्यादा यहाँ पर शेयर रखा गया है। तो यूएसए सबसे ज़्यादा है और उसके बाद जापान जो है, इन दो कंट्रीज़ का शेयर इसमें सर्वाधिक है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, फिलीपींस। और फिलीपींस की जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा, मनीला इंपॉर्टेंट है। और ये फिलीपींस के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है। और ये मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि आप बताएं वो कौन सा पुरस्कार है जिसे कि एशिया के नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले किसको वो पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकते हैं, दोनों प्रश्न बन सकते हैं कि जो एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है, और सबसे पहले किसको दिया गया था। तो इन तीनों प्रश्नों के आप जवाब इसमें ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी कोशिश ये रहती है कि ना सिर्फ आपका करंट कंप्लीट हो, करंट के साथ साथ जो होता है ना जनरल अवेयरनेस या जीके जिसे कहते हैं वो भी कंप्लीट होता चला जाए, ताकि आपको जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मिलेंगी तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखा करें। अगला प्रश्न की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश के अंदर दारफुर में यूएनएयू शांति रक्षकों की संख्या को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यूएन का मतलब यूनाइटेड स्टेट, एयू का मतलब जो है अफ्रीका के अंदर जो शांति रक्षकों की संख्या यानी कि शांति रक्षक, ये ध्यान दीजिएगा ये सैनिक है, बेसिकली शांति रक्षक जो है सैनिक है, और इनकी संख्या को कम करने की मंजूरी दी गई है। और ये जो है दारफुर दारफुर एक जगह का नाम है जो कि सूडान में स्थित है, और ये काफ़ी अशांत क्षेत्र है, लगातार यहाँ पर संघर्ष हो रहा है, बहुत मारामारी इधर चलती रहती है दारफुर के अंदर। देखिए सूडान की बात करें तो सूडान जो है एक अफ्रीकी कंट्री है, और ये काफ़ी अस्थिर टाइप की कंट्री है। 2011 के अंदर जो है इसका जुलाई 2011 में यहाँ इसका बंटवारा हो गया, और ये बदल गया दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान के अंदर। देखिए उत्तरी सूडान को बेसिकली सूडान कहा जाता है, और जब दक्षिणी सूडान की बात कर रहे हैं तो उसमें दक्षिणी सूडान लगाया जाता है। यहाँ जो ये सूडान है ये उत्तरी सूडान है, और इसकी राजधानी की हम बात करें तो सूडान की जो राजधानी है या उत्तरी सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है। ध्यान दीजिएगा, खार्तूम जो है इसकी राजधानी है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी की बात करें तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जुबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, और दक्षिणी सूडान जो है 196वां स्वतंत्र राष्ट्र बना, 193वां यूएनओ का सदस्य बना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 193वां, और 55वां अफ्रीकी देश है। ध्यान दीजिएगा 55वां अफ्रीकी देश है। तो ये क्लियर हो गया कि अफ्रीका के अंदर 55 देश हैं, यूएनओ के 193 सदस्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। वहीं मलावी की बात करें तो मलावी भी एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी की बात करें तो लिंगलोंगवे जो है इसकी राजधानी है। इराक की बात करें तो इराक जो है मध्य एशियाई देश है, और इराक की राजधानी की बात करें तो इसकी इराक की राजधानी है बागदाद। वहीं ईरान की राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। अगले प्रश्न की बात करें तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने किस देश की राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी के साथ ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करने और खाड़ी देशों में मांग बढ़ाने के उपायों को लागू करने के लिए एक सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेसिकली दो कंपनियों के बीच में, ये दो देश की कंपनियों के बीच में साइन हुए हैं, MOU साइन किया गया है। तो कौन सा देश है वो, और उस देश का नाम है सऊदी अरब। अगर सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, सऊदी के नाम से भारत में इसे जाना जाता है। चलिए यमन की बात करें तो यमन भी एक खाड़ी देश है, अफ्रीकन कंट्री तो है ही लेकिन वो एक खाड़ी देश है। चलिए यमन को हम देखें तो यमन की जो राजधानी है वो है साना। ध्यान दीजिएगा यमन की राजधानी साना है। और एरिट्रिया की राजधानी की बात करें तो एरिट्रिया एक अफ्रीकी माफ़ कीजिएगा खाड़ी देश है, और एरिट्रिया की जो राजधानी है वो है अस्मारा। अफ्रीकी देश है एरिट्रिया, जो है खाड़ी देश नहीं है। और ईरान की राजधानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो वह देश जो भारत को रक्षा समझौते के तहत बोइंग C-17
परिवहन विमान उपलब्ध कराएगा। ये खासकर जो सेना के लिए ये परिवहन विमान मंगाए गए हैं। भारत ने रक्षा सौदा किया है और उस देश के साथ किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के साथ ये सौदा किया है। यूएसए के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और हाल ही में जो मोदी जी हैं वो इजराइल जाने वाले हैं, तो इसलिए पहले पीएम होंगे जो कि इजराइल जा रहे हैं। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट आप जरूर करें ताकि आपको भी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएं और हमारा जो इंटरेक्शन है वो बढ़े और ये जो कम्युनिकेशन है ये 2 वे हो। यानी कि अभी तो क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे बात करें। हालांकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब नहीं देता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानिएगा दोस्तों कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता। मैं निश्चित तौर पर एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनको उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होती है तो मैं उसको लागू भी करता हूँ। तो आप इसका जरूर आंसर दीजिएगा। तो ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आप देख रहे थे D&K अकेडमी। आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।